सो वेलकम बैक अगेन। 27वां क्वेश्चन करना था। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोशंस ऑफ। ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन यानी कि टैक्स को पे करने की क्षमता, एबिलिटी के हिसाब से कौन सी चीज इसमें आती है। तो देखिए, टैक्स न्यूट्रलिटी क्या होता है? एक तरीके कंसेप्ट है जिसमें हम टैक्स को इग्नोर करते हैं ताकि हम अपनी डिसीजन जो लेना चाहते हैं या पॉलिसी जो बनाना चाहते हैं उस पर टैक्स का अफेक्ट ना हो। तो वो कौन सा टैक्स है जिसका हम पर अफेक्ट नहीं होगा, उसको टैक्स न्यूट्रलिटी बोलते हैं। कुछ ऐसा बर्डन होता है टैक्स का जो इग्नोर किया जा सकता है कि चलिए इतना हम टैक्स दे देंगे, लेकिन फिर अगर टैक्स ज्यादा होता है उससे या न्यूट्रल नहीं होता है तो फिर उसका इफेक्ट हमारे डिसीजंस में दिखने लगता है, पॉलिसीज में दिखने लगता है। तो इसमें कुछ एबिलिटी की बात तो है नहीं। दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी आप जानते हैं, वैट जिसको बोलते हैं, आजकल चल रहा है। ये कैसे लगता है? कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो हर मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पर उसमें टैक्स लगता जाता है और आखिरी में कस्टमर को देना पड़ता है। वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो इसमें भी एबिलिटी कुछ नहीं आ रही है। अब ये बचते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। तो वर्टिकल इक्विटी जो हमारा आंसर है वो है वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी ये कहता है कि जो जितना केपेबल होगा उतना ज्यादा वो टैक्स देगा। ये टैक्स स्लैब चलता है हमारे यहाँ कि अमीर ज्यादा देगा और गरीब कम देगा। जिसकी जिस लेवल की इनकम होगी वो उस लेवल का टैक्स देगा। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब होता है कि एक जैसा पेमेंट मिलने वाले व्यक्ति को एक जैसा ही टैक्स लगेगा। मतलब अगर दो व्यक्ति हैं और उनकी सिचुएशन लगभग एक जैसी है तो हमारी पॉलिसी ऐसी होगी कि दोनों पर बराबर ही टैक्स लगेगा। तो इससे भी एबिलिटी के हिसाब से तो नहीं हुआ ये। तो वर्टिकल ऑप्शन है इसका, वर्टिकल इक्विटी। 28 है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विथ। डेल्टन ने ये प्रिंसिपल दिया था मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का। क्या होता है? जो फिजिकल या बजटरी ऑपरेशंस होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के, तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि उसमें पैसा कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा टैक्सेशन के थ्रू, और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर में उसको लगाया जाता है। कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम का कंट्री में। तो ये जो फिजिकल ऑपरेशन है गवर्नमेंट करती है तो वो इसमें अपने आप को कई भागों में तोड़ देती है या बांट देती है, क्योंकि इसको पहले रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपेंडिचर करना है। तो बहुत सारे काम इसमें होते हैं ताकि हमारा जो सोशल एडवांटेज है मैक्सिमम हो सके उस पैसे का। हमारा इनकम, हमारा आउटपुट, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हर चीज को बेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इन ऑल कहा जाए कि हमारा जो वेलफेयर है वो डिपेंड करता है जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का जो हमसे कलेक्ट करती है उसका सदुपयोग करे, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो बोथ टैक्सेशन जिससे वो कलेक्शन होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमारे वेलफेयर में लगाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन दोनों से कनेक्टेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑप्टिमल टैरिफ। ये क्या होता है? क्या होता है कि जैसे ये वही है, जब हम ट्रेड की बात कर रहे थे तो प्रोटेक्शनिस्ट की बात कर रहे थे। अगर एक कंट्री अपने को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो टैरिफ लगाती है कि भाई उनका माल हमारे यहाँ ना आए। एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज चाइना अपनी बाइक, जो मैं हमेशा देता हूं आपको एग्जांपल, कि वो अपनी बाइक यहां बेचना चाहती है 5,000 रुपए में और इंडिया उस पर टैरिफ बढ़ा देती है, तो वो बाइक हो जाती है आते आते यहां पर 50-60 हजार की। इतना टैरिफ बढ़ा दिया तो वो पैसा कौन देगा? हम ही लोग देंगे ना, कंज्यूमर देगा। लेकिन ऑप्टिमल टैरिफ ये बोलता है कि वो कौन सा टैरिफ है जो हम लोग नहीं देंगे, यानी कि कंज्यूमर नहीं देगा। फिर कौन देगा? जो बेच रहा है वही देगा। कैसे? सपोज कोई प्रोडक्ट है चाइना हमारे इंडिया में देना चाहती है जो 20,000 का है, लेकिन टैरिफ लगने की वजह से वो यहां पर आकर 40,000 का हो जाता है, या मान लीजिए 30,000 का हो जाता है। तो चाइना क्या करेगी? उस प्रोडक्ट को पहले से ही कम कर देगी। 20,000 का जो प्रोडक्ट था उसको वो 10,000 का कर देगी। तो बर्डन किसने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया? चाइना ने खुद। क्यों? क्योंकि टैरिफ की वजह से रेट बढ़ने वाला है तो हम पहले से ही घटा दें।
क्योंकि बढ़ा हुआ रेट पर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो और घटा के फिर टैरिफ लग के फिर हमारे पास आता है वो। तो वो कौन सा टैरिफ है जहां तक वो कंट्री जो बेच रही है वो उसको बियर कर सकती है। और क्यों करेगी बियर? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा बायर है, तो यहां पर घुसना जरूरी है। भले अपने प्रोडक्ट का दाम हम कम कर लें, लेकिन इंडिया में हमारी चीजें जब बिकेंगी तो बहुत ज्यादा पैमाने पर बिकेंगी, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। तो इसीलिए उनका एम रहता है कि प्रोडक्ट की कीमत को उतना कम कर दिया जाए और फिर उसमें टैरिफ लगेगा, और उसके बाद वो बढ़ के जब हमारे आएंगी तो भी हमको सस्ती लगेंगी, क्योंकि उनने वो सोख लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिमल टैरिफ कहां तक लगाएगी गवर्नमेंट जिसको वो कंट्री सोख सकती है। अगर वो सोख ही नहीं सकती, अब जैसे बाइक 5,000 की है और यहां पर कर दी 60,000 टैरिफ लगाकर, अब वो कितना कम करेंगे 5,000 में? 2,000 की बाइक देंगे क्या? 1,000 की देंगे? तो वो तो हो नहीं सकता। तो ऐसा टैरिफ जो वो सोख सकते हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल टैरिफ। तो द बेनिफिशियरी कंट्री मतलब जिस पर वो इंपोर्ट आ रहा है, यानी बायर्स, जैसे हमारे इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, ठीक है, हम लोग लार्ज कंट्री हैं, इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर ए पर्टिकुलर गुड, मतलब वो गुड हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पे बिक सकता है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है ऑप्टिमल टैरिफ के लिए, क्योंकि अगर मान लो हमारी छोटी सी कंट्री है और वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो चाइना क्यों सोक करेगा? वो बोलेगा नहीं भैया, हम तो उतने ही रखेंगे, 20,000 टैरिफ लग के 40,000 आएगा, आप 40,000 में खरीदना हो तो खरीदो। लेकिन अभी उसको पता है कि कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारा घाटा है। और अगर छोटी कंट्री में कोई नहीं भी खरीदेगा तो भी ठीक है, और खरीदना हो तो खरीदो, क्योंकि उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट की मोनोपोली है। लेकिन जैसे हमारा इंडिया है, हमको पता है कि हमारी बायर की मोनोपोली है, इतने ज्यादा खरीदार नहीं मिलेंगे कहीं पे, इसलिए हम उसमें ऑप्टिमल टैरिफ लगा देते हैं और आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको वो बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो ए डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल टैरिफ विल लीड टू फॉल इन वेलफेयर। अच्छा, ऑप्टिमल टैरिफ की वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया में वो बाइक नहीं आ पाई महंगी होकर, तो हमारा जो वेलफेयर है वो बनेगा, एक कारण। दूसरा, जो वो प्रोडक्ट था 20,000 का, जो उन्होंने 10 का कर दिया और फिर टैरिफ लग के वो 20, 22, 25 का होकर हमारे यहां आया, तो वो सस्ता मिला हमें, तो वो भी हमारा वेलफेयर बढ़ाएगा। तो ऑप्टिमल टैरिफ वो होता है जिसका टैरिफ का बर्डन सेलर के ऊपर जाए, हमारे ऊपर ना आए, जो हम खरीद रहे हैं। तो उनके ऊपर जाएगा तो हमें चीजें सस्ती मिलेंगी, तो हमारा वेलफेयर बढ़ेगा, हमारे को आसानी से चीजें मिलेंगी। तो अगर हम ऑप्टिमल टैरिफ से डेविएट हो गए तो हमारा वेलफेयर गिर सकता है। ऑप्टिमल टैरिफ में रहे तो हमारे को फायदा है, हमारा वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डेविएट हो गए ऑप्टिमल टैरिफ से तो हमारा वेलफेयर दिक्कत में आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, द पॉसिबिलिटी दैट ए टैरिफ could improve national welfare for a large country in international market was first noted by Robert Torrance in 1844। एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये इस तरीके का ऑप्टिमल टैरिफ वाला जो सबसे पहले लागू किया था वो रॉबर्ट टॉरेंस की बुद्धि से हुआ था 1844 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्टिव implication of the new trade theory developed by Malletz as different from the new trade theory? ये आपको मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि दो थ्योरी है इसके अंदर, एक तो न्यू ट्रेड थ्योरी है और एक न्यू ट्रेड थ्योरी है जो मेलिट्स ने दी है। तो इसकी मुझे डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा मैं। इसका एक इम्प्लीकेशन ये देख लीजिए, डिस्टिंक्टिव इम्प्लीकेशन है इसका, ट्रेड इंक्रीजेस द एवरेज प्रोडक्टिविटी एज मच प्रोडक्टिव फर्म्स एक्सपैंड। ठीक है, द कंजेक्चर दैट इनइक्वालिटीज ये वर्ड याद रखिएगा, ऑफ इनकम फर्स्ट इंक्रीजेस, यानी पहले इंक्रीज होगा विथ डेवलपमेंट एंड देन डिक्रीजेस विथ फर्दर डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड यू। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। देखिए इसमें ये दिया था सबसे पहले कुजनेट्स ने, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है? जब बराबर इनकम एक ही टाइप के काम के लिए नहीं दी जाए,
एक को ज्यादा दिया जा रहा है, एक को कम दिया जा रहा है, उसी काम के लिए, उसी लेवल के काम के लिए कम दिया जा रहा है, तो दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। तो कुजनेट्स ने कहा था कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो डिफरेंस जो रहता है इनइक्वालिटी का वो भी बढ़ता है। जैसे जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुई थी तो तब बड़ा डिफरेंस था, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया इनकम में। लेकिन एक लेवल तक ही ऐसा होता है, उसके बाद वो चीज गिरने लगती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े तो डिफरेंस भी कम होने लगता है, यानी कि अब पुअर भी अमीर होने लगता है और अमीर भी उतना अमीर नहीं रहता, यानी अब इनकम में दोनों का डिफरेंस जो है वो कम होने लगता है। तो इसके लिए जो कुजनेट्स ने डेटा लिया था वो कैसे लिया था वो देखना है। तो एक डेटा होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। जब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करनी है किसी की सैलरी के ऊपर, कि हमारी कंपनी में जो लोग हैं उनकी सैलरी के ऊपर हमको एनालिसिस करना है, तो आपने उसी महीने की उसी टाइम की सैलरी को लिया तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, एक ही सिटी में जो लोग कमाई कर रहे हैं उस समय उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। फिर एक होता है टाइम सीरीज डेटा, कि मतलब हर महीने का हम उस सैलरी का डेटा लें और फिर एनालिसिस करें, उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। और एक होता है पूल्ड, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है। तो कुजनेट्स को टाइम सीरीज डेटा नहीं मिला था इसके लिए। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम हर साल बदलती है। तो आप अगर टाइम सीरीज डेटा लोगे तो कैसे आप उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि हर साल अलग अलग पर कैपिटा इनकम होगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कुजनेट्स ने भी और बाकी जो इनके बाद आए इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इनकम इनइक्वालिटी को स्टडी किया है, उन्होंने भी क्रॉस सेक्शनल पर ज्यादा ध्यान दिया है, उस पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान दिया है। इन हिज 1955 स्टडी ही कैलकुलेटेड द कुजनेट्स रेशियो एंड फाउंड दैट द डेवलपिंग कंट्रीज टेंड टू हैव higher degree of inequalities, whereas the rich developed countries tend to have lower degree of inequality. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये इनइक्वालिटी की डिग्री है वो ज्यादा रहती है। इनइक्वालिटी मतलब दोनों में डिफरेंस ज्यादा रहता है, अमीर और गरीब के में, दो लोगों की सैलरीज में। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा इनइक्वालिटी का लेवल कम होता है, जो कि अब अमेरिका जैसी कंट्री में भी ज्यादा होने लगा है, वहां भी सैलरीज में डिफरेंस ज्यादा आने लगा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सपोर्टेड बाय टाइम सीरीज, नहीं, टाइम सीरीज सपोर्ट नहीं किया था। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड नॉट बाय टाइम सीरीज, ये था आंसर। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, मैं आपको बता चुका हूं। क्या होता था इसमें? इसमें यह होता था कि क्लासिकल्स थे, लेजर फेयर चलता था, फ्री ट्रेडिंग थी, तो उसमें फ्री ट्रेड कैसे चलेगा? तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में ये बताया था कि सभी लोग अपना अपना सहयोग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनको भी जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में वो डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी तो अपने आप सप्लाई आएगी और इस तरीके से ऑटोमेटिक सब काम होगा, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक पर्सनल इंटरेस्ट इसमें काम करता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। बेनिफिट्स इफ ईच एक्ट इन हिज और हर ओन इंटरेस्ट, है ना। केवल प्रॉफिट के लिए लोग मार्केट में नहीं जाते, हम प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना जाते हैं अंदर। प्रॉफिट के लिए तो सप्लाई करने वाला जाएगा, डिमांड करने वाला प्रॉफिट थोड़ी ना देखेगा, नीड देखेगा, अपनी अपना इंटरेस्ट देखेगा। शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या करेंगे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से? दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, सब पैसा खुद कमाना चाहते हैं, देश के लिए कौन करता है? बहुत मुश्किल से होता है ऐसा। तो शुड एक्ट टू प्रमोट द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी कोई नहीं करता, तो अपने इंटरेस्ट के लिए करता है मेनली। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट, मैच कर लीजिए। टाइम सीरीज किसने दिया था? एक एसएन ने दिया था। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया एही खान ने दिया था। मार्जिनल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया ऑटो ने दिया था। और मार्जिनल पर कैपिटल री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन गैलेस्टीन ने दिया था। तो क्या क्या है इसका आंसर? 2, यानी कि 2314, 2314 यानी कि थर्ड वाला। नेक्स्ट, इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड, सोलो मॉडल मैं आपको करा चुका हूं। इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड, देन क्या होगा? अगर एक जो सेंट्रल प्रेडिक्शन था ग्रोथ का सोलो में वो
सही है तो इनमें से क्या सही होगा? पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमॉन्ग नेशंस विल इंक्रीज, पर कैपिटा जीडीपी डिफरेंस अमॉन्ग द नेशन विल डिमिनिश। एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है। होता क्या है कि जैसे ये आपका डायग्राम है, पर कैपिटा इनकम आपकी ये है, बढ़ रही है, और ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अगर मान लीजिए ये लाइन खींची है पॉपुलेशन की, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये वाली नई लाइन हो जाएगी, डेल प्लस एन टू इंटू के। और जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर तो इसका यही है, पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग द नेशन विल डिमिनिश। मगर इसकी और डिटेलिंग भी है जो मैं जल्दी ही आपके सामने लाने वाला हूं। गिवन द कंजम्पशन फंक्शन, ये दे दिया गया है, तो बड़ा आसान है, सीधे इक्वेशंस में डालिए और सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ठीक है, और आई सी की वैल्यू दे दी है 0.75y, आई की वैल्यू दे दी है 110 माइनस 0.25i। इस y वाले को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 0.75 1 से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.25y। बाकी हमने वैसे ही रख दिया। इसके बाद हम इस 0.25 को उस तरफ ले जाएंगे तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.25 जब 110 के नीचे आएगा तो ये बचेगा 440, और ये जब इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि i। तो आंसर है आपका सेकंड वाला। दैट्स इट, थैंक यू।